ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा मैसेज करके जवाब दे दो, आवाज आ रही है? ओके। सो बेसिकली हमारी आज जो है वो PRC 2 की फर्स्ट क्लास है, और ये क्लास हो रही है मार्च बैच की। ठीक है ना, वो बच्चे जो कि मार्च 2026 में जाके पेपर देंगे PRC का, ये उनकी क्लास है। ठीक है। अच्छा, अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने हवाले से दूं आप लोगों को, तो उसके अंदर मेरा नाम तो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो माय नेम इज अरसलान सिद्दीकी। ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं अपनी तो आई एम CA फाइनलिस्ट। इसके अलावा आई हैव डन माय MBA इन फाइनेंस। इसके अलावा आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन 2016। ठीक है। Few more certificates I have hold as well, just like certificate in taxation, certification in IFRS, and certificate in फाइनेंस लिटरेसी। ठीक है। सो ये कुछ क्वालिफिकेशन की डिटेल है जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अचीव करी है। इसके अलावा अगर अपने मैं टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है डे 1 के ऊपर कि आपका टीचर कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता। ठीक है। इस बात की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो वो सब्जेक्ट जो आप मुझसे पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से, PRC 2 and 4 and 1। ठीक है ना, पहले तो PRC 4 होता था अकाउंटिंग, अब जो है वो PRC 1 है। पहले आपको पता है ना PRC के अंदर 5 सब्जेक्ट होते थे, नवंबर बैच तक PRC के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जैसे ही नवंबर के बाद जनवरी बैच आएगा और उसकी सारी ऑनवर्ड्स बैचेस होंगे, तो उसमें PRC के पेपर्स 5 से रिड्यूस होके 3 हो चुके हैं। ठीक है ना। तो उसके अंदर PRC 2 तो वही है, क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस। ये आपके पास जो है वो PRC 2 है। और दूसरा पेपर आपके पास है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये पहला PRC 4 होता था, अब इसका नंबर चेंज होके दिस इज PRC 1। तो ये दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। PRC 2 तो 100% पढ़ाऊंगा, लेकिन PRC 1 जो है वो 40% सिलेबस में पढ़ाऊंगा। बाकी मेरे साथ दूसरे टीचर्स हैं, वो भी सब्जेक्ट को शेयर करेंगे। तो PRC 1 और 2 मैं कोई 2020 से पढ़ा रहा हूँ। है ना। ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 साल के करीब का टाइम पीरियड गुजर चुका है। और इस बीच के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो होंगे कोई मोर देन इक्वल्स टू 7,000। तो इन 5 साढ़े 5 सालों के अंदर कोई 7,000 के करीब जो है वो मैंने बच्चे अब तक PRC में पढ़ाए हैं, जिसमें मोस्टली बहुत सारे बच्चे तो फाइनल फेज के अंदर हैं, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो चुके। ठीक है। और बहुत सारे बीच बच्चे जो हैं वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, मतलब कैफ में घूम रहे हैं। ये जिंदगी और मौत का खेल है कैफ, जो है ना आपकी सेकंड स्टेज। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे उसमें झूल रहे हैं, बहुत जो क्वालिफाई हो चुके हैं वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं हमारे पास कैफ के अंदर सेकंड स्टेज के अंदर कैफ 6 होता था, MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, वो भी मैं पढ़ाता था, उसका स्टार्ट पोर्शन। अच्छा, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा इस तरीके का, CSS। नाम सुना है ना आप लोगों ने? क्या होता है CSS?
हाँ भाई, कामरान आप बताइए क्या होता है ये CSS, क्या है ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज? ये 17 ग्रेड का जो एग्जाम होता है वो होता है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करती है, और इसमें 12 पेपर होते हैं। फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने 12 पेपर देने होते हैं। तो CSS के अंदर आई टीच 2 सब्जेक्ट, दैट इज जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, एक और क्वालिफिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं ACCA, ठीक है ना? तो ACC के अंदर FA1, FA2 एंड F3, ये 3 पेपर्स ही मैं अक्सर पढ़ाता हूँ। ओके। अच्छा, किसी ने इंटरमीडिएट किया या बीकॉम किया है? किसी ने ग्रेजुएशन किया आप लोगों में से? किसी ने, किसने किया है? ना, बीकॉम तो नहीं किया। चलो, अगर बीकॉम नहीं किया तो बीकॉम के अंदर एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसके साथ साथ ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ये कोई पिछले कोई 2017 से मैं पढ़ाता बाहर, ठीक है ना? अब इंटरमीडिएट की बात करते हैं। इंटर में इंटर कॉमर्स वाले कितने हैं जिन्होंने इंटर कॉमर्स से किया है? आपने किया है सिर्फ? तो इंटर कॉमर्स वालों के लिए तो आप लिख लीजिए अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, ठीक है ना? इंटर इंजीनियरिंग है? किसी ने कोई इंजीनियरिंग करा हो इंटर? हाँ भाई, तुमने क्या किया है? मेडिकल किया है, ओके। तो इंटर इंजीनियरिंग वालों को सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। और बेटा आपने क्या किया है? मेडिकल किया है। मेडिकल वालों को मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। भाई क्या करूँ यार, मैं मेडिकल को मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसलिए मैं मेडिकल में क्या पढ़ाऊंगा? ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक टीचिंग बैकग्राउंड मैंने आपको लिख के दिया, और एक छोटा सा अपना क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड आपको लिख कर दिया। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना? अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ, अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। मुझे एक बात ये बताइए, मैं एक सवाल हर दफा लिखता हूँ कि CA कैसे होता है? ये एक सवाल है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ CA करने बैठे हैं, और हम सब लोगों ने जो एक जर्नी को फेस करना है, जो कि 5.5 साल की ओरिएंटेशन वगैरह तो ली थी ना आप लोगों ने? नहीं, ओरिएंटेशन नहीं ली थी आप लोगों ने। ईमान, आपने ओरिएंटेशन ली थी बेटा? ऑनलाइन ली थी? आपने नहीं ली, क्यों? तो ले लीजिएगा, ऑनलाइन ओरिएंटेशन है। ईमान, जरा इनको बता दीजिएगा कि कैसे यूट्यूब पे इनको ओरिएंटेशन मिल जाएगी, ठीक है ना? तो CA कैसे होता है भाई? क्या सोच के आए हो कि CA हम ऐसे करेंगे? क्या सोच के आए हो, बताइए। हम्म। क्या करेंगे CA हो जाए? नहीं, पैसा तो CA के बाद कमाएंगे ना, पहले CA कैसे होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। लड़की तुम्हारा नाम क्या है? महक, हाँ। चले भाई, बताएं कैसे होगा CA? आगे आंचल, पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे पढ़ाई भी? देखो, सीए सीए कैसे होगा? सीए एक चीज से होगा। सीए होगा सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखने से, बस। जिसकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन मौजूद है वो सीए बहुत आराम से कर सकता है। मैं कल भी एक मिसाल दे रहा था क्लास में एक बच्चे की। मेरा एक पुराना स्टूडेंट है, PRC, उसने मुझसे ही पढ़ा। उसने फिर कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट दी, और कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसके दोनों पेपर्स फेल हो गए। 2 पेपर्स दिए उसने कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर, और दोनों के दोनों फेल हो गए। ठीक है, अब बच्चा तो अच्छा पढ़ने वाला ही था, लेकिन अब जब मुझसे उसकी मुलाकात हुई तो बड़ा रो रहा था कि यार सर, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो खैर, उसको मैंने उसकी गलती आइडेंटिफाई कराई, देखो बेटा तुमने ये वाली चीजें कवर नहीं करी, ये वाली कवर नहीं करी, ये वाली करी। फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसने 4 पेपर्स दिए, चारों पास कर लिए।
फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, मतलब रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर जो भी रिजल्ट आया जुम्मे वाले दिन, तो उस अटेम्प्ट में भी उसने 4 पेपर दिए, और वो फ्राइडे वाले दिन जो उसका रिजल्ट आया वो उसमें कैफ क्वालिफाई हो गया। वरना वो बच्चा इतना डिसहार्ड हो चुका था कि यार मैंने 2 पेपर दिए, दोनों के दोनों रुक गए। लेकिन क्या था कि उसकी लाइफ में उस टाइम के ऊपर डिसिप्लिन नहीं था। फिर जब मैंने उसको गाइडेंस दी, फिर उसने उसकी गाइडेंस को फॉलो भी किया, तो देखो उसके दोनों टाइम में 4 4 पेपर करके उसने 8 पेपर एक साल में निकाल लिए। तो कहने का मकसद क्या है कि सीए के अंदर डिसिप्लिन होना ना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर मसला खराब। ठीक है। अच्छा, डिसिप्लिन किस लिहाज से? डिसिप्लिन इस लिहाज से कि आप प्रॉपरली अपनी क्लासेस लेते हो कैंपस के ऊपर आके। सेकंड चीज, कि आप घर जाके अपनी टाइम, अपनी स्टडीज को सफिशिएंट टाइम देते हैं कि हाँ, अगर मैंने 3 घंटे रोजाना पढ़ना है तो दैट मीन्स 3 घंटे रोजाना पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अब देखो मिसाल के तौर के ऊपर मुझे बताएं, टोटल आवर्स कितने होते हैं एक दिन में? टोटल आवर्स होते हैं 24। ठीक है भाई, 24 घंटे होते हैं। अब इन 24 घंटों में से अगर हम क्लासेस के आवर्स माइनस कर दें, मोर और लेस आपकी क्लासेस अगर ज्यादा से ज्यादा भी गई तो 6 घंटे के करीब जाएंगी। अगर तीनों सब्जेक्ट की भी क्लासेस हुई 2 2 घंटे की, वैसे 2 घंटे क्लास होती है, हम 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं, तो 4 4.5 घंटे निकाल दो। 4.5 घंटे निकाल दो। कितने घंटे बचे बेटा? 17.5, पक्की बात है? हैं? कैसे बचे 17.5 ये? 24 में से 4.5 निकाले, कितने बचे? 17.5। ए, नशा वशा तो नहीं किया है ना कोई? फिर क्या बात है? हैं? मुंह से निकल गया? कितने घंटे बचे? 19.55 बचे, ऑलमोस्ट कोई 20 घंटे के करीब बचे। ठीक है ना? अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स के करीब मेरे पास बचे। मुझे एक बात बताओ, घर से निकलोगे, यहाँ पहुंचोगे, फिर यहाँ से निकलोगे, घर जाओगे, तो आपके पास जो ट्रेवल का टाइम है, जो ट्रेवल का टाइम है, वो 1 1 घंटे लगा लो, है ना? 1 घंटा आने का, 1 घंटा घर जाने का, ऐसे ही है ना? 2 घंटे ट्रैवल के भी निकाल दो, फिर जाहिर सी बात है घर पे बंदा तैयारी वगैरह भी करता है, फौरन ऐसे ही मूड आके थोड़ी पहुंच जाता है। लड़के होते हैं मुंह धो के आ जाते हैं, बाकी अवाम तो थोड़ा टाइम लगता है ना उसको। नहीं, हकीकत बात है, मैं अपने वलीमे वाले दिन भी मुंह धो के और कंगा करके चला गया था। मैं कहा बस सही है, चलो, उसमें क्या है। एनीवेज, तो ट्रैवल के 2 घंटे निकाले, कितने घंटे बचे भाई? 17.5 घंटे बचे, ऑलमोस्ट 18 घंटे के करीब बचे मेरे पास। मुझे बताओ कितने घंटे सोए? स्लीपिंग टाइम 12 घंटे। बेटा ये क्या है ये? 8 घंटे, 8 घंटे, चलो 8 घंटे के करीब लगा लो या 9 घंटे लगा लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। 10 घंटे बेटा ये, वो थोड़ी चल रहा है कि जितना ज्यादा आए उतना ही अच्छा है। 10 घंटे लगा ले, 8 घंटे लगा लो, चलो 8 घंटे सो जाओ। कितने बचे बेटा? 9.5 आवर्स, ऑलमोस्ट कोई 10 आवर्स के करीब हमारे पास बच रहे हैं। एक काम करते हैं ना, सेल्फ स्टडी। अब क्या काम करेंगे? पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी, सारे काम तो निकाल दिए। सेल्फ स्टडी के हमारे पास कितने घंटे हम निकालें? भाई कम से कम 3 घंटे निकालो। कितने घंटे बचे? ऑलमोस्ट कोई 6.5 7 घंटे बच रहे हैं। अपनी आपने पढ़ाई भी निकाल दी, अपनी क्लासेस भी निकाल दी, घर में पढ़ाई का टाइम भी निकाल दिया, सोने का टाइम भी निकाल दिया। अब ये 6.5 घंटे जो करना है आप करें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अपनी प्रायोरिटीज पहले सेट करनी है कि क्लास के टाइम क्लास लेना है तो क्लास लेना है, इसमें कोई टोपी ड्रामे नहीं करने, हमने बहाने नहीं बनाने। एक समझदार बंदा वही है जो अपने साथ सिंसियर हो। ठीक है ना? अपने साथ सिंसियर नहीं हो तो किसी काम आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चा खुद ही पढ़ने वाला नहीं है, हम क्या करेंगे? पेरेंट्स का काम ये है कि उसको घर में बातें सुनाएंगे, बेटा जा पढ़ 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 पढ़। क्लास में आएगा कभी नहीं आएगा, टीचर भी क्लास में बातें सुनाएगा। तो लेकिन जब तक बच्चा खुद ही पढ़ने वाला नहीं होगा तो सीए नहीं हो सकता भाई। ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ एक काम ये करेंगे कि क्लासेस अपने टाइम पर लेंगे, और क्लासेस के बाद घर जाके ये सेल्फ स्टडी लाजमी करेंगे।
देखो क्लासेस लेके कोई बंदा पास नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो जिसने सिर्फ क्लास ली, घर चला गया, पेपर देने गया, पेपर जाके पास हो गया, ऐसा कोई भी नहीं। कोई एक सिंगल बंदा नहीं है। क्लास सीए करने के लिए सेल्फ स्टडी का आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कोई छोटा सा इम्पैक्ट नहीं है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। तो जिस बच्चे को सेलेक्टिव वो करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, पेपर उसी के पास होंगे, अदरवाइज पे पेपर में आपने फेलियर का मुंह देखना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो याद रखिएगा बेटा कि इस डिटर्मिनेशन के साथ सीए के अंदर कदम रखें कि आप डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस प्रॉपरली लेंगे, अपनी क्लासेस की कोई छुट्टी नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत सीवियर कोई मसला हो, कोई भाई हड़ताल हो गई या तबीयत बहुत ज्यादा खराब है नहीं आ सकते, इन सब केसेस को हटा के क्लासेस तो आपने प्रॉपर लेनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने सेल्फ स्टडी भी लाजमी आपने पास करनी है। आ रही है बेटा बात समझ में? अच्छा जी, एक मैं यहाँ फैक्टर लिख रहा हूं। फिर आप अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। ये मैंने क्या लिखा है? देखो सीए में एक बहुत कॉमन चीज है फेलियर। हर दूसरा बच्चा फेल हुआ पड़ा है। वो इसी वजह से ही उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। जब मूड होता है वो पढ़ता है, जब मूड नहीं होता वो पढ़ता ही नहीं है। तो पढ़ाई को उसने पढ़ाई नहीं, पढ़ाई को उसने मजाक बनाया हुआ है। तो पढ़ाई भी उसी को भी मजाक बना के रखेगी। ऐसा ही है ना? तो रीजंस ऑफ फेलियर एक ऐसे कंपोनेंट्स में आपके सामने अभी डिस्कस करता हूं जो अगर आपने करे तो आप क्या देख किसका मुंह देखेंगे? फेलियर का मुंह देखेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पास होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर के ऊपर, मिसाल के तौर के ऊपर हम सब मुसलमान है ना, तो हमारे इस्लाम ने हमें बाउंड्रीज बताई हुई है कि भाई ये काम है जो कि आपने नहीं करने, है ना। पता है नहीं पता है? भाई शिर्क नहीं करना है, किया तो क्या होगा? सीधा जानूं का ही मुंह देखेंगे और फिर क्या करेंगे? शिर्क की तो कोई माफी नहीं है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि हमारी एक बाउंड्री लिमिट बता दी है कि भाई ये गुनाह है जो कि आपने करना ही नहीं है, ये करोगे तो फिर जानूं का ही मुंह देखना, फिर भूल जाना जन्नत वगैरह और बाकी सारी चीजें, ठीक है। इसी तरीके से रीजंस ऑफ फेलियर एक ऐसे कंपोनेंट्स में आपके सामने डिस्कस करता हूं जो करोगे तो फिर फेल ही होगे, नहीं करोगे तो इंशाल्लाह ताला पास हो जाओगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट, ये अपने पास पहले पेज के ऊपर लिख लीजिएगा इन सब चीजों को। ये जो मैं रीजन ऑफ फेलियर पा रहा हूँ आपके सामने पहले पेज के ऊपर लिखे हुए कॉपी के। सेलेक्टिव स्टडी। सेलेक्टिव स्टडी का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट पता चल जाए कहीं से, कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पता चल जाए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पता चल जाए, वही करके चले जाएंगे, पेपर पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जिस सिस्टम से हम बिलोंग करते हैं उस सिस्टम ने हमें इंपॉर्टेंट की बड़ी आदत डाल दी है, ठीक है ना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी टीचर ने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए होते थे कॉपी के अंदर। अच्छा ट्यूशन भी हम उसी टीचर के पास पढ़ने आते थे जो हमारी क्लास की टीचर होती थी, तो वो अम्मी की बातचीत भी उससे अच्छी होती थी, ठीक है ना। 80-80% आ रही है, बच्चा भी कुछ, माँ बाप भी कुछ। माँ बाप सोच रहे हैं बच्चा बहुत पढ़ने वाला है। फिर 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का तो हाल आपको पैसे पहले से ही पता है ना। लोग रजिस्टर रख के पेपर करते हैं, कॉपी नोट्स रख के पेपर करते हैं, नहीं होता तो रख कर ले जाते हैं जेब में, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 5 ईयर से ही इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं कि ये हर साल आएगा, इस साल भी आएगा इंपॉर्टेंट। ये दो हर साल छोड़ के आता है, एक साल छोड़ के आता है, पिछले साल आ चुका है, इस साल नहीं आएगा, नहीं आता है, ऐसे ही है ना। तो हमें क्या है, हमें शुरू से जब से हमने होश संभाला है और अभी तक हमें इंपॉर्टेंट याद करने की बड़ी आदत हो गई है, और उसी आदत को लेके अगर हम सीए के अंदर आएंगे तो फिर आप फेलियर का मुंह देखेंगे और पास नहीं होंगे। सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी किसी भी सूरत। अगर आपका एक पूरा कोर्स है, 10 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर हैं, हर एक एक डेफिनेशन, हर एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है। हाँ उसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो सेलेक्टिव स्टडी आप लोगों ने कभी नहीं करनी। सेकंड, इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट। ऐसा स्टूडेंट जो अपने मूड के हिसाब से क्लास लेता है, कभी फिजिकल ली ली, कभी ऑनलाइन ली, कभी रिकॉर्डेड ली, कभी हफ्तों हफ्तों तो क्लास ही नहीं ली, घर जाके बैग नहीं खोला, तो भाई ऐसे बच्चे का भी सीए नहीं होगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब?
मैं मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको सवाल देता हूँ क्लास में, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट आप लोग सवाल सॉल्व कर लेते हो। क्या कर लेते हो? कर लेते हो। 10 मिनट लगाते हो लेकिन सवाल को सॉल्व कर लेते हो। अब आप यही अप्रोच लेकर अपनी, अब आपको पता है ना कि मुझे 10 मिनट लगाता हूँ सवाल सॉल्व हो जाता है, आप घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको ये बात पता है कि भाई मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्लास में, जरूरत क्या है? सेल्फ स्टडी तो उन लोगों के लिए सर ने बोला था जिन लोगों को मुश्किल होती, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो अल्टीमेटली क्या है कि 10 मिनट आप सवाल सॉल्व करने में लगा रहे हो, तो पेपर में भी इतना ही टाइम लगाओगे। तो पेपर में इतना टाइम थोड़ी कि 10 मिनट आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना है, पेपर में तो 2 मिनट 2.5 मिनट है एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो अल्टीमेटली आप यही 10 मिनट वहां भी ज्यादा टाइम लगाओगे। जब ज्यादा टाइम लगाओगे तो पेपर क्या होगा कि पेपर इनकम्प्लीट आप छोड़ पाओगे, पर आप बोलोगे पेपर तो बहुत लेंदी था। वो सारे बच्चे जो बोलते हैं ना अगर कि पेपर बहुत लेंदी है या पेपर बहुत टेक्निकल था, पेपर बहुत बड़ा था, वो सब इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस है उनकी। उस एक्सटेंड पे जाके, उस लेवल पे जाके उन्होंने प्रैक्टिस करी ही नहीं कि के ऊपर जाके उनका पेपर पास हो। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस वाले बंदे का ही पेपर पास नहीं होता। लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? लैक ऑफ नॉलेज का मतलब ये कि जब आपने सिलेक्टिव स्टडी करी, पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा, तो आईकेप में सवाल आ रहा है चैप्टर नंबर 5 से मिसाल के तौर के ऊपर, आप उसका आंसर लिखा रहे हो चैप्टर नंबर 6 के हिसाब से, तो पूछा कुछ जा रहा है, जब आप कुछ दे रहे होंगे आपके पास सुफिशिएंट नॉलेज ही नहीं है, तो लैक ऑफ नॉलेज वाले का ये बंदे का पेपर भी बेटा पास नहीं होता। और एक और चीज, ड्राफ्टिंग। ये सबसे मेन कंपोनेंट है ड्राफ्टिंग। किसी को पता है ड्राफ्टिंग क्या होती है? हाँ भाई, ड्राफ्टिंग क्या होती है? नहीं पता? ड्राफ्टिंग होती है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। अब तक क्या हम लोग करते थे? अब तक हम लोग ये करते थे कि रटा रटाया काम करते थे। मिसाल के तौर के ऊपर हमें आपको एक डेफिनेशन पढ़ाऊं कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो पेपर में इस तरह थोड़ी आता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, पेपर में ये थोड़ी लिखा हुआ आएगा। हमें तो इस सवाल की आदत है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो पेपर में ये थोड़ी लिखा हुआ आएगा। हाँ भाई, पेपर में इस तरीके के सवाल थोड़ी आता है आईकेप के अंदर। आईकेप में क्या देगा? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के ऊपर एक सिनेरियो देगा। क्या देगा? एक सिनेरियो बना के देगा कि भाई दो लोगों ने मोटरसाइकिल बेची है, उसने पैसे दे दिए, इसने बाइक देने से मना कर दी, बताओ अब क्या होगा। आप ये थोड़ी लिखे होगा कि भाई इस बंदे को जेल हो जानी चाहिए 3 साल के लिए, भाई ये थोड़ी करना है, जजमेंट नहीं देनी। हमने क्या करना है? हमने उस सिनेरियो को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से पहले कनेक्ट करना है, और फिर उस डेफिनेशन का लिंक देते हुए उस सिनेरियो को कनेक्ट करते हुए अपना आंसर को लिखना है। दैट्स कॉल्ड ड्राफ्टिंग। ये कभी भी हमने सिनेरियो बेस्ड वाले सवाल आज तक सॉल्व नहीं करे, इंटरमीडिएट पे तो हुए ही नहीं है। ठीक है ना? ए लेवल वालों ने तो फिर किए हुए होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट वालों ने बिल्कुल नहीं किए हुए होते। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि सिनेरियो बेस्ड सवालात को सॉल्व करने के लिए ड्राफ्टिंग के ऊपर आपने जो है वो बहुत प्रैक्टिस करनी है। ड्राफ्टिंग जो है ना, मैंने सेकंड स्टेज के लिहाज से बताया, कैफ के लिहाज से आपको बताया। ठीक है? पीआरसी में ड्राफ्टिंग का कोई भी अभी ताल्लुक नहीं है। ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, वरना फिर हम आगे सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई। नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आईकेप का आईकेप का आईकेप का पीआरसी 2 का पासिंग रेशो क्या है? व्हाट इज द आईकेप पासिंग रेशो ऑफ पीआरसी 2?
कितने में से कितने बच्चे पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, पता है? कुछ नहीं पता? मैं बता देता हूँ। कोई 45% टू 48% बच्चे पास होते हैं। अगर हम आईकेप की बात करें तो 45% टू 48% बच्चे पास होते हैं। मतलब 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो 52 बच्चा फेल है, 48 पास है। ठीक है ना? लेकिन सर घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम, मैं अपना PRC2 का बताऊं आपको पासिंग रेशो, तो वो क्या लगता है क्या होगा? वो है नॉट लेस देन 98%। नॉट लेस देन 98% का मतलब क्या है कि 98% से नीचे आया ही नहीं रिजल्ट, हमेशा 98% रहा, 99 हुआ, या पूरे के सारे बच्चे पास हो गए। तो सर ऐसा क्या कराते हैं आप क्लास के अंदर अपनी, जो बाकी बच्चे फेल हो रहे हैं और आपके वाले पास हो रहे हैं? ऐसा कुछ ना कुछ तो करा रहे होंगे ना क्लास में। तो आओ देखते हैं कि हाउ, मैं सवाल लिखता हूं, हाउ आई टीच PRC2 and 1। ठीक है ना? तो सबसे पहले बेटा एक काम हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। क्या होता है प्यारे बच्चों? फ्रॉम डे 1, जिस दिन क्लास होगी उसी दिन से पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे आप सब लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा A+B का होल स्क्वायर का, पढ़ा है? A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² + 2AB + B²। आज तक हमने अपने टीचर से इसकी लॉजिक नहीं पूछी कि भाई ये क्या है, कैसे बना फॉर्मूला। देखो मैथ्स में हर चीज जो है वो प्रूवन होती है, हर चीज लॉजिकल होती है, कोई चीज इलॉजिकल नहीं होती। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो बहुत सारी चीजें ना भाई, वो इलेक्ट्रॉन इधर से निकला, इधर निकला, उधर चला गया, मैं कैसे मान लूं इधर गया, हो सकता है दूसरी जगह चला गया, इमेजनरी है। लेकिन मैथ्स में कोई भी चीज इमेजनरी नहीं है, हर चीज क्या होती है बेटा, प्रूवन होती है। तो याद रखिएगा हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू करेंगे डे 1 से। अच्छा भाई, अब मेडिकल वाला बच्चा बोलता है हमने तो बहुत टाइम हो गया मैथ्स पढ़े हुए, हमें तो मैथ्स नहीं आती। भाई ये पता है ना कि 4 में 4 जमा करेंगे क्या बनता है, और 8 में 8 जमा करेंगे क्या बनता है, बस खत्म हो गई बात। इतनी नॉलेज काफी है कि आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं बस। हाँ, जिसको ये भी नहीं आता कि 4+4 कितना होता है, जिस तरह से अभी इतने माइनस किए थे 4.5, 17.5 कर दिए थे 24 से, तो फिर मसला है। ठीक है ना? हाँ, 10 में से 6 का कितने बचे? 10 में से 6 का कितने बचे? चलो शाबाश, बचा दे, कर सकता है। ओके। अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डे 1 करने के बाद जब हम कॉन्सेप्ट ले लेंगे सारी चीजों का, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे अपने हैंडआउट से। मैं हर चीज का हैंडआउट आप लोगों को, डॉक्यूमेंट खुद अपना प्रोवाइड करूंगा, नोट्स अपने खुद प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। ठीक है ना? अच्छा, जब हमने प्रैक्टिस कर ली, कॉन्सेप्ट कर लिया, तो अब आपकी बारी आती है। आप क्या सॉल्व करेंगे बेटा? असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सवाल ऐसे होंगे जो अभी आपको मसला करेंगे असाइनमेंट के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट डिस्कशन के अंदर। किसके अंदर? जिस तरह से अभी आपके बाद मेरी क्लास जनवरी बैच के साथ है, तो उनके साथ मेरी असाइनमेंट डिस्कशन की क्लास है, आपने लेनी हो तो ले लीजिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? तो उनके साथ असाइनमेंट डिस्कशन, उनका चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सवाल उनसे नहीं होंगे वो क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ताकि उनकी प्रैक्टिस क्या हो, मजीद स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसके बाद हम रखेंगे क्विजेस। अच्छा, एक बच्चा है जिसने प्रॉपर क्लासेस ली, प्रॉपर असाइनमेंट सॉल्व करे, असाइनमेंट डिस्कशन भी ली, फिर उस बोलता है यार मेरा तैयारी हो गई है टॉपिक की, अब मैं क्विज भी देता हूँ, क्विज देगा, वो 10 में से 6 आए। अब फिर बच्चा परेशान, यार 2 MCQ मेरे गलत होगा 4 नंबर के, क्यों गलत हुए? मैं तो प्रैक्टिस भी सारी करी, क्लासेस भी सब ली थी। तो हम उस क्यू का जवाब देंगे इसमें, क्विज डिस्कशन के अंदर। ठीक है? जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं कम से कम आप लोगों के 2 क्विजेस लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। ठीक है ना? लेकिन मसला पता है क्या है, जैसे ही क्विज अनाउंस करो ना, सारे बच्चे गायब होते हैं,
सिर्फ 5% अवाम है जो क्विज दे रही हो। तो बराए मेहरबानी आप लोगों के लिए क्विज रखा जाए तो क्विज दे, ठीक है ना, ताकि एनालिसिस हो कि आप किस तरह स्टैंड करते हो, आपकी तैयारी कैसी है। आ रही है मेरी बात समझ में? ओके। तो क्विजेस और क्विज डिस्कशन के बाद मिसाल के तौर के ऊपर कुछ बच्चे को अभी भी मसला होता है, वो क्लास में सवाल नहीं पूछ पाता। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, उनको शर्म आती है सवाल पूछने के अंदर। तो कोई मसला नहीं है, ऐसे बच्चों को आई विल प्रोवाइड सेपरेट डिस्कशन टाइम। मैं डेली बेसिस के ऊपर बच्चों से मुलाकात कर रहा होता हूँ, उनके मसलों को अपने एक्सटेंड तक सॉल्व कर रहा होता हूँ। तो अगर आपको कोई ऐसा मसला है जो कि आप क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, आप सेपरेटली मुझसे डिस्कस कर लो बैठ के, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। सर अगर कोई घर पे मसला आ जाए, घर पे मसला मतलब घर पे पढ़ रहे हैं और पे मसला आ जाए, घर के मसले में से डिस्कस नहीं करना, ठीक है ना। वैसे आपने कहा था घर पे मसला आ जाए, ये भी बताया इसका है, वो मैं कुछ नहीं हूँ भाई। तो आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आप मेरे पास नोट कर लो, काम आएगा आप लोगों के बहुत। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे पास से डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ कि हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी, प्रैक्टिस कर ली, असाइनमेंट कर ली, क्विजेस कर ली, क्विजेस की डिस्कशन भी कर ली। अब यही अप्रोच हम हर चैप्टर के ऊपर अपने रखेंगे। एक चैप्टर उठाएंगे फिर यही काम करेंगे, फिर एक चैप्टर उठाएंगे फिर यही काम करते रहेंगे। इस तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। लेकिन जब सिलेबस पढ़ लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कंडक्ट करेंगे 15 आवर्स की वर्कशॉप। और ये 15 घंटे की वर्कशॉप जो है वो कोई 5 या 6 दिन के ऊपर कंसिस्टेंट होगी। और इसमें क्या होगा कि सारे के सारे हम लोग टॉपिक्स का रिवीजन भी करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम्स के हवाले से होते हैं हम लोग वो भी डिस्कशन करते हैं। जिस तरह से अभी डेली बेसिस के ऊपर अगर फेसबुक देख रहे हो तो मेरी हर ऑल्टरनेट डे के ऊपर वर्कशॉप हो रही है। मंडे को भी हो गई 3 से 6, और आज का गैप हुआ, अब कल 3 से 6 दोबारा वर्कशॉप हो जाएगी, ठीक है ना। 2 नवंबर बैच के अंदर बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो वर्कशॉप भी करेंगे। और वर्कशॉप के बाद सबसे एंड में आपका मॉक एग्जाम होगा, और उसके बाद आपको आई कैप के हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मैं लास्ट में लिख देता हूँ। तो इतना सब कुछ काम करने के बाद, बच्चे के पीछे लगने के बाद कि भाई ये काम करो, ये काम करो, क्विज़ेस दो, असाइनमेंट करो, ये करो, वो करो, तब जाके बच्चा एक प्रोडक्ट बनता है और फिर वो जाके आई कैप पे पेपर देता है, तो इंशाल्लाह ताला उसका पेपर पास हो जाता है। कोई बच्चा जो इसमें से कोई काम मेरे साथ नहीं करेगा तो अल्टीमेटली पे उसने खुद ही सफर करना है। देखो एक बात को याद रखना, छोटा बच्चा देखा है कभी, 1 साल का, 1.5 साल का, उसमें क्या होता है कि जब वो स्टार्टिंग में चलना शुरू करता है तो वो खड़ा होता है तो फिर गिर जाता है ना। फिर क्या करते हैं जो हमारे बड़े होते हैं उसका हाथ पकड़वा के उसको थोड़ा बहुत चलवाते हैं, ऐसा ही है ना। देखा नहीं देखा? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, चलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से तुम लोग भी अभी छोटे बच्चे हो कि सीए में आए हो, तुम लोग कैसे चलोगे, अपने टीचर्स का हाथ पकड़ के चलोगे। अच्छा, हाथ छोड़ के भागने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा, बच्चा गिर जाएगा, नाक टेढ़ी हो जाएगी, लड़की वाले हाँ नहीं करेंगे फिर, ठीक है ना, बोल देंगे लड़के की नाक टेढ़ी है, हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, और यही सिनेरियो लड़कियों के साथ भी है भाई, क्या लड़कियों की नाक टेढ़ी नहीं होगी क्या? बिल्कुल हो सकती। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि हमेशा अपने टीचर्स को फॉलो करना है आपने, और टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, अब ये ईमान नाम की बच्ची है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब भाई ईमान की बहन की शादी थी और ये अब एक हफ्ते पढ़ाई नहीं कर सकी, अब क्या करें। अब एक हफ्ते की क्लासेस का भी लॉस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सर मैं ले ही नहीं सकती क्लास, घर में मेहमान होंगे, काम होंगे, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ स्टडी वो भी नहीं हो सकती। अब चूंकि इस बच्ची को पता है कि मेरी एक हफ्ते की सेल्फ स्टडी भी नहीं होंगी, क्लासेस भी नहीं होंगी, तो समझदार बच्चे का काम ये होना चाहिए कि उस 1 घंटे के, उस एक वीक के अपने आवर्स को एस्टिमेट लगाए कि मेरे कितने सेल्फ स्टडी का नुकसान हो रहा है। भाई 10 घंटे का नुकसान हो रहा है, तो समझदारी का आलम ये होना चाहिए कि वो जो 10 घंटे का लॉस हुआ है ना, वो छोड़ ना दिया जाए, वो आगे आने वाले हफ्ते के ऊपर रोजाना 1-1 घंटे बढ़ा दिया जाए। 3 घंटे पढ़ते ना, मैं 4 घंटे पढ़ लूंगा। आ रही मेरी भाषण में? तो हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या होगा कि वो जो लॉस था वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा।
बजाय इसके कि वो लॉस लॉस ही रहे और पेपर में जाके पेपर का लॉस हो जाए, तो वो बेकार सी बात है। तो समझदारी ये होनी चाहिए कि अगर छुट्टी हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, आगे आने वाले वीक के ऊपर मैं उसको कंपनसेट करके चला लूंगा अपने पास, ठीक है। तो बेटा ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमने अपने पास पीआरसी टू के अंदर कवर करनी। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, एग्जाम की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल ओके बेटा? अच्छा जी, अब पीआरसी टू के सिलेबस के ऊपर आते हैं। नवंबर बैच तक नवंबर बैच तक, जो नवंबर बैच चल रहा है, उस तक आपके सिलेबस में पीआरसी टू के 15 चैप्टर्स हैं। लेकिन जैसे ही जनवरी बैच आता है और जैसे ही जनवरी बैच का आपका मार्च बैच आता है और ऑनवर्ड जितने बैचेस आते हैं, तो न्यू स्कीम के अंदर पीआरसी टू की न्यू स्कीम के हिसाब से, पीआरसी टू में न्यू स्कीम के हिसाब से आपके पास टोटल जो चैप्टर्स हो गए हैं वो हो गए हैं 12। 3 चैप्टर्स आईकेप ने क्या कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, आईकेप ने इन 3 चैप्टर्स को जो रिड्यूस किया है, तो पेपर की वेटेज कम नहीं करी, पेपर वही 100 मार्क्स का ही है। पेपर में वही 50 एमसीक्यूज आते हैं, पेपर वही 2 आवर्स का ही है, पेपर वही कंप्यूटर बेस्ड ही है। पेपर वही है, लेकिन उसने क्या किया है, सिलेबस को रिड्यूस करके 12 चैप्टर्स के ऊपर ले आया है इंस्टेड ऑफ 15 चैप्टर्स। कंपैरेटिवली उसने आसान कर दिया, जो 3 चैप्टर्स हार्ड होते थे वो आईकेप ने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है ना। अब सर हम कोर्स कंटेंट देख लेते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है। तो देखो बेटा, पीआरसी टू के अंदर अब 4 ग्रेड्स बची हैं हमारे पास। एक बेसिक मैथमेटिक्स वाली ग्रेड है, सेकंड हमारे पास ग्रेड है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाली, थर्ड हमारे पास ग्रेड है बेसिक, या इसको लिखते हैं, बेसिक नहीं लिखो, इसको लिखते हैं डेटा एनालिसिस वाली। और फोर्थ हमारे पास जो ग्रेड है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा सिलेबस जो है इन 4 ग्रेड्स के ऊपर डिवाइड हो चुका है, ठीक है। 12 चैप्टर्स हैं, 4 ग्रेड हैं हमारे पास। स्टार्टिंग की जो दोनों ग्रेड्स हैं ये वाली, स्टार्टिंग की जो दोनों ग्रेड्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ग्रेड्स बिलोंग करती हैं मैथमेटिक्स पोर्शन से। और जो ये वाली दोनों ग्रेड्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से बिलोंग करती है, ठीक है। हमारा सिलेबस में आधा एरिया मैथ्स पोर्शन का है, 6 चैप्टर मैथ्स पोर्शन के, 6 चैप्टर जो है वो स्टैट्स पोर्शन के, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर है। अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स वाली ग्रेड में कितने चैप्टर्स आते हैं? फर्स्ट 4 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाली ग्रेड में कितने चैप्टर्स आते हैं? 2 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर्स आते हैं सिर्फ। मैं यहाँ ले देता हूँ चैप्टर नंबर 1 to 4, ये इधर आते हैं। अच्छा जी, फिर बेसिक स्टैट्स वाली यानी कि डेटा एनालिसिस वाली ग्रेड के अंदर आते हैं। इस ग्रेड के अंदर हमारे पास अगेन कोई 4 के करीब चैप्टर्स मौजूद हैं। और ये 4 चैप्टर्स के जो नंबर हैं वो आपके पास शुरू होते हैं चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और जो लास्ट ग्रेड हमारे पास है
प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचते हैं बेटा, 2 चैप्टर्स बचते हैं। ठीक है, 4 4 8, 2 10 हो गए और 2 12, 2 चैप्टर्स बचते हैं, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस जो है वो ICAP ने डिजाइन किया हुआ है। सर हम अपना सिलेबस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, और वो भी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, तो स्टैट्स पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने पास। ठीक है भाई। डन। ओके, अब दूसरी बात ये आती है बेटा कि हमारा एग्जाम किस तरीके से आता है, पेपर पैटर्न क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर के, 100 है। टोटल एमसीक्यूज कितने हैं, 50। मतलब ईच एमसीक्यू कितने नंबर का हुआ, 2 नंबर्स का हुआ। टोटल टाइम कितना है मेरे पास एग्जाम सॉल्व करने के लिए, 2 आवर्स है। और ये एमसीक्यू जो है वो CBA मतलब कंप्यूटर बेस्ड है। तो सर हमें क्या कंप्यूटर पे सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, आप लोगों ने एक पेपर आपको आई के प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आपने एक पेन लेके जाना होगा और कैलकुलेटर अपना लेके जाना होगा। ठीक है, अच्छा कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर आप लोगों ने लेना होगा, और कैलकुलेटर जो भी लेंगे वो 8 मोड्स वाला लीजिएगा। कैलकुलेटर में एक की होती है जिसमें मोड लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप मोड प्रेस करेंगे तो उस पर 8 मोड मेंशन होने चाहिए। 8 मोड होंगे तो वो हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है, सुफिशियंट है अपने पास। ठीक है, अगर 3 मोड वाला भी होता है तो 3 मोड वाला मत कहिएगा, वो हमारे पास किसी काम का नहीं है। आपके पास है कैलकुलेटर? नहीं, मोबाइल में तो बहुत कुछ है हमारे पास, मोबाइल अलाउ थोड़ी है पेपर में। ईमान आपके पास है कैलकुलेटर बेटा? कौन सा वाला है? हाँ मुझे दिखा दो। तुम्हारे पास कौन सा कामरान? देखो बेटा, ये कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, और कुछ इस तरीके की इसकी शक्ल नजर आती है। लड़की देख लो। ठीक है, ये रहा इसमें ऑन का की, और ये रहा मोड का की, ऑन के बिल्कुल बराबर में। तो जैसे ही आप मोड की प्रेस करेंगे तो आपके पास देखो 8 मोड जो है वो लिखे हुए आ रहे हैं, फर्दर 8 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये कैलकुलेटर हमारे लिए सफिशिएंट है, ये कैलकुलेटर आप लोगों ने लेके आना होगा। ये अलग अलग प्राइसेस है। इसमें अगर आप कॉपी वगैरह लेते हो, ओरिजिनल मत लेना, कॉपी लेना, क्योंकि ओरिजिनल भी गिर के टूटता ही है, कॉपी भी गिर के टूटती है। दोनों के परफॉर्मेंस सेम ही है ऑलमोस्ट। तो जो कॉपी आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1000, 1200, 1500 रुपए तक की मिल जाएगी। ओरिजिनल तो फजूल में 3 साढ़े 3 4 हजार रुपए का मिलेगा, फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो आप इसकी कॉपी ले लेना, मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन 8 मोड्स ही हूँ कैलकुलेटर के अंदर। ओके, अच्छा पेपर में 50 MCQs के अंदर, चूंकि आपको ये बात पता है कि आपके पास मैथ्स पोर्शन भी है और आपके पास स्टैट्स पोर्शन भी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई, अगर हम मैथ्स पोर्शन की बात करें तो 25 MCQs आपके पास मैथ्स पोर्शन से आएंगे। 50 MCQs है ना, 50 में से 25 MCQs जो है वो मैथ्स पोर्शन के होंगे, और 25 MCQs ही ऑलमोस्ट आपके पास स्टैट्स पोर्शन के होंगे। ठीक है ना? अच्छा, मैथ्स पोर्शन के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो सब कैलकुलेशन वाले होंगे, थ्योरी वाले नहीं होंगे। थ्योरी से मुराद मतलब जो बुक्स में थ्योरी दी हुई होती है उससे नहीं आते,
सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं मैथ्स वाले एमसीक्यूज। स्टैट्स पोर्शन में जो 25 एमसीक्यूज है ना, इसमें अराउंड कोई 20 एमसीक्यूज जो है वो कैलकुलेशन के होंगे, और ऑलमोस्ट कोई 5 एमसीक्यूज आपके पास जो है वो थ्योरी के होंगे। स्टैट्स वाले एरिया में से थ्योरी हमारे पास आती है, ठीक है। अच्छा, ये एस्टिमेटेड है, फिक्स नहीं है, एस्टिमेटेड है। इसमें ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकती है, 2-4 एमसीक्यू इधर उधर आगे पीछे होगा, ठीक है ना। लेकिन मोर और लेस आपके पास कुछ इसी तरीके से पेपर बनकर आएगा, ठीक है भाई। और पासिंग पासिंग रेशो क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50% है। 50% आपने मार्क्स लेके आने हैं, तो आपका सिलेबस क्या, आपका पेपर क्या होगा, पास हो जाएगा। आप 49 भी लेकर आओगे तो पेपर तब भी आपका आईके फेल कर देगा, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ भाई, ऑल ओके, कोई मसला परेशानी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, ऑनलाइन हमारे तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट है? आप रजिस्टर्ड हैं? आप भी